हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू पे ग्रेच्युटी विद इन व्हाट पीरियड शुड द एम्प्लॉई अप्लाई टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर एम्प्लॉयर ने क्या करा है, ग्रेच्युटी देने से मना कर दिया, मतलब या टाइमली ग्रेच्युटी नहीं दी है, तो फिर एम्प्लॉय कितने टाइम पीरियड में अप्लाई कर सकता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। तो यहाँ पे कोई ऐसे फिक्स टाइम दिया नहीं गया है, वो कभी भी कर सकता है। तो अंडर सेक्शन 7(4)(b) इफ द एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू पे ग्रेच्युटी द एम्प्लॉय कैन अप्लाई टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी एट एनी टाइम एज देयर इज नो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सच एप्लीकेशन। तो कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं दिया गया कि कितने टाइम पीरियड में अप्लाई करना है। विद इन हाउ मेनी डेज शुड द कंट्रोलिंग अथॉरिटी पास एन ऑर्डर ऑन ए ग्रेच्युटी रिलेटेड डिस्प्यूट। अब अगर कोई ग्रेच्युटी रिलेटेड जो है डिस्प्यूट है और वो अप्लाई किया गया है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, तो अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत उसमें ऑर्डर दे देगा, ये पूछा गया है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इसको 60 डेज में सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4(c) द कंट्रोलिंग अथॉरिटी मस्ट पास एन ऑर्डर रिगार्डिंग अ ग्रेच्युटी पेमेंट डिस्प्यूट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। तो जब से एप्लीकेशन मिली है उससे 60 दिन के भीतर वो उसमें ऑर्डर पास कर देगा। नेक्स्ट है, if the employer does not comply with the gratuity payment order of the controlling authority, which court can be employee appeal to। अब ये बोला है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया ग्रेच्युटी पेमेंट का, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसको कंप्लाई नहीं किया है। तो अब जो है एम्प्लॉय किस कोर्ट के पास जाएगा, तो यहाँ पे ये लेबर कोर्ट के पास जाएगा। तो under section 7 subsection 7 if the employer fails to comply with the order of the controlling authority the aggrieved employee can apply to the labor court within 60 days। if the employer wrongfully withholds gratuity payment without a valid reason, what is the maximum imprisonment he may face। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया है कि ग्रेच्युटी का पेमेंट बिना किसी वैलिड कारण के रोक रखा है, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट की जो सजा होगी वो कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, तो वो 3 साल तक के लिए हो सकता है। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 इफ एन एम्प्लॉयर रॉन्गफुली विथ होल्ड ग्रेच्युटी पेमेंट विदाउट अ वैलिड रीजन, उसके पास वैलिड रीजन नहीं और उसने रोक रखा है उसके पेमेंट को, तो वो 6 से 3 साल तक का जो टाइम पीरियड है इम्प्रिजनमेंट के लिए, मतलब वो फेस कर सकता है उस चीज के लिए। Which government has the power to appoint inspector under the Payment of Gratuity Act 1972। तो कौन, मतलब जो गवर्नमेंट की बात यहाँ कही गई है, तो कौन यहाँ पर अपॉइंट कर सकता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब अगर वो सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, और सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंट्रल होता है। एज पर सेक्शन 7(a) सबसेक्शन 1 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में by notification appoint as many inspector as it deem fit for the purpose of enforcing the provision of this act effectively। next है who can define the jurisdiction of an inspector under the payment gratuity act। तो यहाँ पर अब उनका वो कौन जुडिक्शन कौन डिफाइन करेगा इंस्पेक्टर का, तो जो जिसने अपॉइंट किया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वही उनका जुरिडिक्शन भी बताएगा। तो सेक्शन 7(a) सबसेक्शन 2 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ इंस्पेक्टर एंड इन केस वेयर मल्टीपल इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड फॉर द सेम एरिया डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क अकॉर्डिंगली। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो अगर किसी एरिया में इंस्पेक्टर सॉरी अपॉइंट किए हैं, तो यहाँ पे फिर वो उनका उस अकॉर्डिंग वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। What status does an inspector hold under the payment of gratuity act 1972। अब जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया है उसको क्या मतलब स्टेटस दिया गया है एक्ट के तहत, तो वो एक पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। ठीक है, लोक सेवक होता है। तो आईपीसी के जो पुराना एक्ट था आईपीसी 1860, तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग है कि पब्लिक सर्वेंट होगा। तो एज पर सेक्शन 7(a) सबसेक्शन 3 एन इंस्पेक्टर इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज नॉट ग्रांटेड टू एन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 7B। 7B में इसमें से कौन सी पावर इंस्पेक्टर को नहीं दी गई है? तो वो क्या नहीं कर सकता है? वो एम्प्लॉयर को पनिश नहीं कर सकता है, पनिशिंग द एम्प्लॉयर। बाकी वो क्या क्या कर सकता है? रिक्वायरिंग एम्प्लॉयर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने को बोल सकता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का निरीक्षण कर सकता है, इंस्पेक्टिंग कर सकता है, उसके जो रिकॉर्ड्स है उसकी कॉपी ले सकता है। तो अंडर सेक्शन 7B clause 1 an inspector has the power to inspect, examine records, make copies of documents and require information, but he does not have the authority to punish the employer. Next है, if an employer refuses to provide information requested by the inspector under which section जो है IPC का will be legally bound। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, अगर जो इंस्पेक्टर है अगर वो एम्प्लॉयर से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है और वो नहीं दे रहा है तो फिर वो आईपीसी के किस सेक्शन में पनिशेबल होगा? तो सेक्शन 175 एंड 176 के अंतर्गत होगा। एज पर सेक्शन 7B सब सेक्शन 2, इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंस्पेक्टर he shall be deemed legally bound under section 175 and 176 of the IPC। नेक्स्ट है, under section 7A of the payment of gratuity act, who has the authority to appoint inspector for the implementation of this act? तो ये appropriate government जो है वो यहाँ पे ऑथोराइज होती है कि वो अपॉइंट कर सकती है इंस्पेक्टर को। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इंस्पेक्टर? तो ये हम देख चुके हैं कि एक पब्लिक ऑफिसर होता है, ये जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है तो वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है एज पर आईपीसी सेक्शन 21 अकॉर्डिंग। व्हाट पावर डज एन इंस्पेक्टर हैव अंडर सेक्शन 7B ऑफ द एक्ट? तो उसके पास क्या क्या पावर है? तो उसके पास है कि वो स्टेप प्रीमाइसेस में क्या, जिस पर ये एक्ट अप्लाई है वहाँ प्रीमाइसेस में इंटर हो सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड्स को देख सकता है, रजिस्टर कर सकता है, नोटिस को, सबको जो रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर्स है और नोटिस है उनको एग्जामाइन कर सकता है, सीज कर सकता है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो ये सारे काम वो कर सकता है, तो सेक्शन 7B में दिया गया। Next, under section 7B subsection 2, the inspector requires a person to produce a record under which IPC section is the person legally bound to comply with section 175 and 176 of IPC. How does the code of criminal procedure apply to search and seizure under section 7B subsection 3 of the payment of gratuity act? इट अप्लाइज इन द सेम मैनर, जैसे वारंट के रूप में जैसे दिया गया उसी तरीके से ये अप्लाई होगा। सीआरपीसी का सेक्शन 94 में जैसे वारंट के रूप में जैसे वो है उसी मैनर में सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे ग्रेचुटी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिकवर इट अंडर सेक्शन 8? ठीक है, तो अगर क्या होगा कि एम्प्लॉयर ग्रेचुटी पेमेंट नहीं कर रहा है तो कौन से अथॉरिटीज़ को रिकवर करने में? तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था कि एम्प्लॉय किसे अप्लाई करेगा? वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को करेगा। सेक्शन 8 में है कि जो इफ अ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे ग्रेचुटी, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय इशू अ सर्टिफिकेट इशू करेगा टू द कलेक्टर फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे जब एम्प्लॉय अप्लाई करेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास और कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिर सर्टिफिकेट इशू करेगी कलेक्टर को कि वो रिकवरी करने के लिए अमाउंट, जैसे कि वो लैंड रेवेन्यू जो ड्यू होता है, बकाया है, अरियर है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरे इस तरीके से उसको रिकवर किया जाएगा। अंडर सेक्शन 8, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन अनपेड ग्रेचुटी? अब जो ग्रेचुटी पे नहीं की गई है तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या दिया जाएगा? तो स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बताएगी उस हिसाब से दिया जाएगा। व्हाट इज द प्रोसीजर बिफोर इशूइंग अ रिकवरी सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 8? तो द एम्प्लॉयर मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। तो एम्प्लॉयर को भी मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 8? तो यहाँ पे ये बोला है इट कैन नॉट एक्सीड द ग्रेचुटी अमाउंट। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट उसकी ग्रेचुटी अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 स्टेट दैट द इंटरेस्ट पेबल ऑन अनपेड ग्रेचुटी शेल नॉट एक्सीड एक्चुअल ग्रेचुटी अमाउंट, इंश्योरिंग फेयरनेस इन फाइनेंशियल एबिलिटी। नेक्स्ट है, हाउ इज अनपेड ग्रेचुटी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 8? तो ये अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के जैसे ही इसमें रिकवर किया जाता है जो अनपेड ग्रेचुटी अमाउंट है।
अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू अवॉइड पेमेंट। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करना और उसके लिए झूठा मतलब कुछ जैसे भुगतान से ग्रेच्युटी का पेमेंट करने से बचने के लिए कुछ झूठा स्टेटमेंट दे दिया, बयान दे दिया, तो फिर यहाँ पे क्या सजा होगी। तो यहाँ पे जो सजा होगी वो एक इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 10,000 और बोथ। तो यहाँ पे दिया गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, इफ एनी पर्सन नोइंगली मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, जान करके कर रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अवॉइड ग्रेच्युटी पेमेंट, तो वो क्या होगा, द ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक उसको सजा हो सकती है, और विथ अ फाइन अप टू 10,000 और बोथ, दोनों के लिए हो सकता है। What is the minimum punishment for an employer who violates any provision of the payment of gratuity act? मिनिमम पनिशमेंट एम्प्लॉयर के लिए क्या दिया गया है, जो कि ग्रेच्युटी एक्ट का वायलेशन कर रहा है, तो उसको मिनिमम 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन बिटवीन 10,000 to 20,000। Section 9 subsection 2 of the act, if employer contravenes any provision of the payment of gratuity act or rule, मतलब कोई भी एक्ट, इस एक्ट का जो प्रोविजन है उसका वायलेशन कर रहा है, तो वहाँ मिनिमम उसको दिया गया 3 मंथ्स और मैक्सिमम जो विच कैन एक्सटेंड 1 ईयर, और फाइन जो है 10,000 से 20,000 तक का हो सकता है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एन एम्प्लॉयर हु डज नॉट पे द ग्रेच्युटी अमाउंट अंडर द एक्ट। ठीक है, एक्ट के अंतर्गत वो नहीं पे, जो एक्ट में बोला है ग्रेच्युटी पे करने का वो नहीं पेमेंट कर रहा है, तो उसको कितना दिया जाएगा, तो 6 महीने की कैद जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। Under the proviso to section 9 subsection 2, if the offence related to non-payment of gratuity, the employer shall be punishable with the minimum imprisonment of 6 months, which may extend to 2 years. However, if the court believes that a lesser punishment, fine or reduced imprisonment is justified, it can impose a lower sentence by recording its reason in writing. तो वो कम भी दे सकता है अगर कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इतना देना ज़रूरी नहीं। Under section 10 of the act, when can an employer be exempted from liability for an offence? ठीक है, धारा 10 के तहत किसी अपराध के लिए नियोक्ता को कब दायित्व से मुक्त किया जा सकता है, उसको उसके दायित्व से कब मुक्त किया जाएगा, जब इफ द एम्प्लॉयर प्रूव्स द टुक ड्यू डिलिजेंस, उसने अगर ये प्रूव कर दिया है कि मैंने सब ड्यू डिलिजेंस लिया था और ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। As per section 10, if an employer is charged with an offence under this act, he can claim exemption if he proves that he took due diligence to ensure that the offence was committed without his knowledge, consent or convenience, है ना। तो इस आधार पर वो अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है। Which authority is responsible for settling dispute regarding gratuity under the payment of gratuity act? तो यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो डिस्प्यूट जो भी होगा उसके लिए वो डिसीजन देगा, यहाँ पे एम्प्लॉय को अप्लाई करना होगा। ठीक है, और व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग इन अपील अगेंस्ट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में अगर अपील फाइल करना है तो कितने टाइम पीरियड में करना होगा, 60 डेज में करना होगा, 60 डेज में फाइल होगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 7, if an employer or employee is not satisfied with the decision of the controlling authority, they can file an appeal before the appellate authority within 60 days. The authority may extend this period if there are valid reason, अगर valid reason है तो आगे बढ़ा सकते हैं। What is the formula for calculating gratuity under the payment of gratuity act? तो gratuity act कैसे होगा, तो ये बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंसेस, महंगाई भत्ता और ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल उसने काम किया है वो, और 15/26 के इस रेट से निकाला जाएगा। तो एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 द ऑफ द एक्ट, ग्रेच्युटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला है कि ग्रेच्युटी फिर उसका लेटेस्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस DA इंटू ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15/26, क्योंकि यहाँ 15 दिन की सैलरी के हिसाब से दिया था, तो दिस मीन्स दैट 15 डेज सैलरी इज गिवन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। एक साल के मतलब ईच कंप्लीटेड ईयर के का 15 डेज का ये दिया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट, तो 20 लाख तक का मैक्सिमम यहाँ पे पेमेंट किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, द मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट 20 लाख, ये 2018 के अमेंडमेंट से
लाया गया था। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इज एन एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी, तो उसने कम से कम कितने टाइम पीरियड के लिए काम किया हो तो वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो 5 साल के बाद हो जाएगा। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, एन एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस विद द सेम एम्प्लॉयर। उसी एम्प्लॉयर के साथ उसने 5 साल काम किया है तो उसको ग्रेचुइटी मिलेगी। हाँ, यदि कोई कर्मचारी दुर्घटना या बीमारी के कारण मर जाता है, विकलांग हो जाता है, तो 5 साल पूरे न होने पर भी ग्रेचुइटी उसको दी जाएगी। नेक्स्ट, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, हाउ शुड ग्रेचुइटी बी पेड टू द नॉमिनी और लीगल हायर इन केस ऑफ द एम्प्लॉयज डेथ। एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फिर जो उसने नॉमिनेशन में जिस व्यक्ति का नाम दिया था या उसके नहीं दिया है, तो लीगल हायर को कितने टाइम पीरियड में दे दिया जाएगा अमाउंट, तो ये है गिव टू नॉमिनी और लीगल हायर विद इन 30 days। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग है कि इफ एन एम्प्लॉय डाइज ग्रेचुइटी इज पेड टू द नॉमिनी और लीगल हायर विद इन 30 days। तो चलिए, यहाँ पे हमारा एक्ट खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।